हमारे साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना और वहां पर जाके ग्राउंड लेवल पर उन्होंने देखा कि आखिर हो क्या रहा है। इनका नाम है अभिषेक और ये एक यूट्यूबर है और अभी आईटी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन्हें वहां जाने का क्या मतलब था और वहां जाने के बाद इन्होंने क्या देखा और कैसी सिचुएशन थी जंतर मंतर पर 20 जुलाई को। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार, धन्यवाद अविनाश जी इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो जो आप स्थिति की बात कर रहे हैं, तो पहले तो खैर मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, पर ऐसा वो काफ़ी लगभग 20-22 दिन से जब सोनम वांगचुक हड़ताल पे थे और उनकी मांग नहीं सुनी गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट में गुस्सा था कि नहीं हमें जाना है, और लगभग ऐसा पता चल रहा था कि लाख 1.5 लाख वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं दिल्ली में रहते हुए अगर मैं ना जाऊँ तो कहीं न कहीं ये हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए कहीं न कहीं ये एक गलत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और जब मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर लगभग पुलिस वालों ने 5 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट बंद कर दिया था, जगह-जगह पे नेटवर्क जैमर लगा दिया था। और वहाँ पे लगभग ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग स्टूडेंट्स मौजूद थे। स्टार्टिंग में सभी लोग पीसफुली मार्च करना चाह रहे थे, पर बात ये हुआ था कि जो अभिजीत दीपके के जो टीम के कुछ लोग हैं वो जेपी नड्डा से मिलने चले गए थे। तो लीडर की कमी हो गई थी काफ़ी, और वहाँ पे सिर्फ अभिजीत दीपके ही अकेले बचे हुए थे जो लीड कर रहे थे। तो जब 1:30 बजे तक, 2 बजे तक जब कोई बात नहीं बनी, जब उनका मैसेज आया कि जेपी नड्डा से ऐसी कोई बात नहीं बनी है, फिर ये लोग जिद पे अड़ गए कि नहीं, मुझे संसद के लिए मार्च करना है, हमें इजाज़त दीजिए, बैरिकेडिंग खोल दीजिए और हमें जाने दीजिए। पर वहाँ पे पुलिस वालों ने ये मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, आप नहीं जा सकते। लगभग पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स का भी मौजूदगी, लगभग ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 10,000 से ज़्यादा रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पर मौजूद है। और फिर जब धीरे धीरे जब छात्रों में गुस्सा आते गया, तो वो लोग और ज़्यादा हो हल्ला करने लगा कि नहीं, मुझे जाना है, ये हमारे हक की बात है, ये हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमें इतने दिन से बात नहीं सुना जा रहा है, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। फिर इसी बात को लेकर पुलिस में जो है सो पता नहीं कहीं से ऑर्डर मिला या जो भी, आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, लाठीचार्ज शुरू कर दिए। यहाँ तक कि ये तक नहीं देख रहे थे कि महिलाएं, बच्चे, हर किसी को वहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गए। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी वहाँ पर। लेकिन अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि हालत खराब होने की वजह क्या थी? क्या वहां के बच्चे की प्रॉब्लम थी या फिर अभिजीत दीपके जी सही से उस प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर पाए? देखिए, प्रॉब्लम तो न बच्चे की थी, न अभिजीत दीपके की थी। प्रॉब्लम तो सिर्फ गवर्नमेंट की थी। वो उन्हें सुनने ही नहीं देना चाहिए। जब उसे इतना पता है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट जमा होने वाले हैं, तो उन्हें इसे भीड़ के आने से पहले उसे बात करनी चाहिए थी। स्टूडेंट से बात करनी चाहिए थी कि उनकी क्या डिमांड है। रिजाइन देना या न देना, या बात मानना या न मानना, वो अलग चीज़ है। एक बार मौका तो देना चाहिए, बात तो करनी चाहिए। वहाँ आकर स्टूडेंट्स को समझाने की तो कोशिश करनी चाहिए। कोई बाहर के तो लोग हैं नहीं। पर ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की तो कमी थी ही। और लीडरशिप की कमी, अभी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था प्रोटेस्टर और लीडर के बीच में, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा था। पर वहाँ पे क्या हुआ था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जब इंटरनेट बंद हो गया था, तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही थी कि एक्चुअली में करना क्या है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ से प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट होगा। कोई कुछ नहीं, सब अलग अलग गुट बना के इधर उधर भाग रहे थे। और पुलिस भी इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी कि जब देखा कि बहुत लोग एक साथ नहीं होकर के इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें भी लगा कि ये आसान होगा अब लाठीचार्ज करने का, क्योंकि छोटे छोटे गुट को अगर खाली करेंगे तो भीड़ ऑटोमेटिक से कम हो जाएगी। ठीक है, बट कुछ वीडियो में मैंने ऐसा देखा कि अभिषेक जी की रिसेंटली, जैसे कि जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर से सांसद की ओर निकला था, तब अचानक से सडनली कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों पे अटैक किया। उसके बाद लाठीचार्ज उन्होंने करना स्टार्ट किया। आपका इस मुद्दे पर या फिर इस विषय पे क्या कहना है? देखिए अविनाश जी, बात यह है ना कि वहाँ पर जो लोग थे, वो ऐसा उसको देखकर, वैसा उनसे मिलकर ऐसा लग रहा था कि शायद, मतलब वो लोग कितने परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा, दिल्ली एनसीआर के लोग, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे
जो सिर्फ अपने एजुकेशन या अपने सिर्फ इसी मुद्दा को लेकर नहीं आए हुए थे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। वो सारे जो भी सिस्टम से जो परेशान थे, करप्शन से जो परेशान थे, वो सभी लोग आए हुए थे। हालांकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही थे जो पेपर लीक, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, और जो गरीब फैमिली, नॉर्मली मोस्टली वही लोग थे जो मिडिल क्लास गरीब फैमिली के लोग थे, बच्चे थे। ऐसा कि महिलाएं, इस बार की तो सबसे अच्छी बात ये थी कि महिलाएं, लड़कियां इतनी बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट की। और एकदम पहले ऐसा होता था कि शायद आज के टाइम में वैसी लड़की नहीं बचेगी, रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी की तरह लड़ पड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जो लड़कियों में जो जोश दिख रहा था, जो उत्साह था, मतलब ऐसे बढ़ चढ़ के वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और वहाँ प्रोटेस्टर में मौजूद लड़के भी काफ़ी बढ़ चढ़कर उनकी मदद कर रहे थे कि मतलब सब कोई, हर कोई एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रख रहे थे। तो जहाँ मेरा वहाँ पे एक दो लोगों से बात हुई तो ये लोग ऐसा बता रहे थे कि कुछ मध्य प्रदेश से आए हुए थे, कुछ लोग बिहार से भी आए हुए थे, यूपी से थे। तो वो लोग थे कि देखिए, अगर हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे ना, तो भारत के, वैसा उन लोगों का कहना था कि भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एजुकेशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मिंग के मुद्दे पर हुआ है, धर्म के मुद्दे पर हुआ है, पहली बार एजुकेशन के मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर हम नहीं आ पाएँ और अगर हम नहीं ज्वाइन होते हैं तो हम ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों, हमारे बच्चे जब होंगे कल को, जब हमसे पूछेंगे कि जब एजुकेशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर आज ये भारत की स्थिति है और उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। वो लोग इसी उम्मीद में आए थे कि शायद हमें न्याय मिल जाए। काफ़ी लोग गुस्सा में तो थे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ सरकार की तरफ से तो कुछ हुआ नहीं। पर लोग सच में परेशान तो थे, वहाँ बच्चे बच्चियाँ सब आई हुई थी, और उनको लग रहा था कि शायद ऐसा तो कम से कम नहीं करेगा कि हमें लाठी मारकर भगा दिया जाएगा। इन सारे मुद्दा को देखकर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप अभी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं कि आने वाले हमारे भविष्य में भारत में कौन सी पार्टी आए जो कि सबको एक तरीके से और एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक भारत को लेकर चले, ये तानाशाही नहीं। देखिए, किस, अभी तो ये नहीं कह सकते कि किस पार्टी के तरफ हम हैं, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि कल 20 जुलाई के प्रोटेस्ट को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि बीजेपी जैसी घटिया और बेकार पार्टी कोई भी नहीं है, जहां लाख डेढ़ लाख लोग अलग अलग जगह से स्टूडेंट आए हुए हैं और उस पर बिना सोचे समझे लाठियां चला रही थी। पीसफुल प्रोटेस्ट को ऐसे वायलेंस बना दिया, सिविल ड्रेस में पुलिस को भेजा। मतलब आप ये समझ के देखिए कि कोई, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिविल ड्रेस में नॉर्मली होता है क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी हो या ऐसा कुछ निकलवाना हो, तब भीड़ में उसे भेजा जाता है। पर किसी भी पुलिस वालों को ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि आप सिविल ड्रेस में जा करके लाठी चलाइए स्टूडेंट्स पर। तो इन बर्बरता के बाद, इतना कुछ होने के बाद, तो मैं अपने लाइफ में कभी बीजेपी को वोट नहीं करने वाला हूँ। बाकी किसे करना है ये हम समय के साथ देख लेंगे, डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में किसका क्या एजेंडा रहता है। पर अभी के लिए तो यही है कि मेरे नज़र में इससे घटिया और पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है, जो महिलाओं को मारने पीटने और उनके साथ गलत व्यवहार करने से पहले सोचती तक नहीं है। प्रोटेस्ट, अभिजीत दीपके और पार्टी यहाँ तक तो सही थी, बट हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी की जो रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि दे आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड हम अपना समय इन कॉकरोच के ऊपर बर्बाद नहीं कर सकते, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो कैसे समय बर्बाद करेगा, उन्हीं की वजह से तो ये सब शुरू हुआ। वही सूर्यकांत ही था जो बोला था सबसे पहले कि ये जो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, ये सब जो लोग हैं ना, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, कोकरोचेज हैं। उसी बात को लेकर के तो अभिजीत दीपके ने ये मुहिम स्टार्ट किया था कि हम हैं, हम प्राउड से कोकरोचेज हैं। और फिर उसी पे वो वेबसाइट बनाई, एक मीम पेज बनाया, और वो जब इतने ज़्यादा फॉलोइंग मिलने के बाद, उन्हें सिर्फ एक उसके बयान, 2 मिनट के बयान की वजह से आज इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में। तो वो अब किस शर्म के साथ इसको सुनेंगे कि मेरी एक गलती की वजह से आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो चुका है। तो वो तो खैर उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब टाइम है, मतलब बीजेपी के घर में जाके हेडक्वार्टर में बैठने का टाइम है, लेकिन यहाँ जो लोगों के मुद्दे हैं उसके लिए टाइम नहीं है। यदि सरकार आपको ये कहे कि आपकी एक मांग बताओ जिसे हम तुरंत पूरा करें, तो वो मांग आपकी क्या होगी?
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से एजुकेशन सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं, मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर दोबारा पेपर लीक होता है या उनके वजह से किसी का नुकसान होता है तो हमें भी इस्तीफा देना होगा। आज जितने भी मंत्री हैं, जितने जो भी नितिन गडकरी हो, निर्मला सीतारमन हो, अश्विनी वैष्णव हो, जो भी हो, अगर उन्हें लगेगा कि अगर हमारे इधर कुछ गलती होती है हमारे मंत्रालय में और उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ये इस डर की वजह से लोग हमेशा कोशिश करें कि हम ईमानदारी से काम करें, ऐसी गलती ना करें कि जिससे परेशानी झेलना पड़े।